हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर इजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की सॉलिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। और उसी वीडियो में मैंने लास्ट में बताया था कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आज हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आज का जो हमारा हेडिंग है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर आता है कि आप वहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है, यानी आप जिस चीज़ को डिजॉल्व कर रहे हैं और जिस में डिजॉल्व कर रहे हैं असल में उनका नेचर क्या है। ठीक है, तो ये समझने के लिए आप सिंपल से एक लाइन याद रखिए, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब इस छोटी सी लाइन का सीधा सा मतलब है कि जो जैसा है वो अपने जैसे में ही डिजॉल्व होगा। ठीक है, यानी जिस नेचर का सॉल्यूट है वो सेम नेचर वाले सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। या इसको सिंपल भाषा में याद रखिए कि भले ही आपके कितने भी फ्रेंड्स हों, पर कुछ ही फ्रेंड ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका और हमारा नेचर बिल्कुल सेम होता है। तो जो जिस नेचर का है वो अपने जैसे ही नेचर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? तो ये समझने के लिए इसमें अगली बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जो तुम्हारे पोलर सॉल्यूट होते हैं, जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो सिर्फ हमेशा ही किस में डिजॉल्व होंगे? पोलर सॉल्वेंट में। इसका मतलब पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। अब जिनको ये पोलर नहीं पता है, इसको मैं एक सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा कि पोलर सॉल्यूट या सॉल्वेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको किसी कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन दिख जाए, जैसे अगर आपने मान लो हमने एक पोलर सॉल्यूट लिया नमक। ठीक है, तो मान लो कि अगर आपने एक पोलर सॉल्यूट क्या ले लिया? नमक। अब जब भी आपने देखा होगा कि जब भी नमक होता है तो वहाँ पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हुआ तो ऐसे सॉल्यूट को या ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है पोलर कंपाउंड। ठीक है, और यहाँ पे ये सॉल्यूट है, इसका मतलब ये क्या बन गया? पोलर सॉल्यूट। ऐसी ये तो रहा आपका पोलर सॉल्यूट। अब अगर हम चाहते हैं कि ये डिजॉल्व हो तो हमें सॉल्वेंट भी कैसा लेना पड़ेगा जिसका नेचर कैसा हो? पोलर। तो देखो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका पानी। अब पानी में आपको पोलर नेचर कहाँ पे दिखेगा? देखिए, अगर मैं पोलर का या अगर मैं वाटर का डायग्राम बनाऊँ तो देखिए कैसे होता है। ये होता है एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। अभी भी आपको यहाँ पे चार्ज नहीं दिख रहा होगा, तो आप सिंपल सी बात याद रखिए कि जब भी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो जो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर माइनस, और H हमारा क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव। ऐसे ही इस हाइड्रोजन के ऊपर भी कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो देखिए जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक किया तो यहाँ पे क्या हो गया? चार्ज सेपरेशन। और इसी से हमें पता चला कि ये जो पानी है ये कैसा नेचर शो करता है? पोलर नेचर। तो हमने देखा कि जब भी हम नमक को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो बहुत आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर क्या है? एक जैसा। ठीक है, तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि अगर तुम्हारा सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी हमेशा क्या लेंगे? पोलर। ठीक है, अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सॉल्यूट पोलर हैं। तो मान लो कि आपके पास जो सॉल्यूट है वो कैसा है? नॉन पोलर। ठीक है, तो उसके लिए भी देखो सेम कंडीशन है कि अगर आपका सॉल्यूट नॉन पोलर है और आप उसको डिजॉल्व करना चाहते हैं तो आपको सॉल्वेंट भी ऐसा लेना पड़ेगा जो किस किस नेचर का हो? नॉन पोलर नेचर का। यानी सिंपल सी लाइन है कि जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो डिजॉल्व होगा इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब आपको अगर पोलर समझ में आ गया तो नॉन पोलर भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। तो देखिए नॉन पोलर सॉल्यूट का सबसे ईजी एग्जांपल है जो हमारे घरों में कपूर की गोली होती है, जिसे हम असल में बोलते हैं नेफ्थलीन। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखूँ तो क्या होगा? ये नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन को अगर हम चाहते हैं कि डिजॉल्व हो जाए तो अगर हम उसे पानी में डिजॉल्व करना चाहें तो ये पानी में डिजॉल्व नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पानी का नेचर है पोलर और ये सॉल्यूट का नेचर है नॉन पोलर। यानी अगर हम नेफ्थलीन को डिजॉल्व करना चाहते हैं तो हमें सॉल्वेंट भी कैसा लेना पड़ेगा? नॉन पोलर। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन भी हमारी क्या होती है? नॉन पोलर। और इसी वजह से नेफ्थलीन बेंजीन में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो चाहे नेचर कैसा भी हो, हमने ये देखा कि पोलर पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो रहा है। और इन दोनों का ही जो मेन रीजन है वो बहुत सेम है। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारी उसी दोस्त से ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी जिससे हमारी थिंकिंग मिलती हो।
बात आती है कि यहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है, यानी यहाँ पे उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, किसके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो इसका सिंपल सा रीज़न है, देखिए क्यों आपस में वो अच्छे से बॉन्डिंग करते हैं, ड्यू टू सिमिलर, ड्यू टू सिमिलर। अब वहाँ पे तो क्या होता है दोस्तों के बीच में कि हमारे थिंकिंग मिलती है, यहाँ पे क्या मिलते हैं उनके बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और उसी वजह से उनके बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनता है। तो रीज़न क्या है, ड्यू टू सिमिलर इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किस किस के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्लियर है। तो चाहे दोनों का रीजन हो पर रीजन हमेशा क्या होगा, सेम, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ये क्या है, रीजन, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम नेचर के हैं, ऐसी नॉन पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला फैक्टर कि कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है सॉलिबिलिटी, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने सेकंड फैक्टर पे, जो कि है टेम्परेचर, कि कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है हमारे सॉलिबिलिटी को, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। अब इस इफेक्ट को जानने से पहले आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम किसी सॉलिड को लिक्विड में क्यों डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने, तुम्हें याद है कि मैंने एक रिएक्शन लिखी थी लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब ज़रा देखो, जब भी हम सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो आपका सॉल्यूशन बनता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं डिजोल्यूशन। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, कि हमारा जो नमक है वो पानी में डिजॉल्व हो या ना हो। तो सिंपल सा आंसर है कि हम चाहते हैं कि हमेशा रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो हम कौन सी प्रोसेस चाहते हैं कि हमेशा होती रहे, तो हम प्रोसेस चाहते हैं कौन सी, डिजोल्यूशन। तो इसी कंडीशन को बोला जाता है फेवरेबल कंडीशन, कि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा सॉलिड क्या हो, लिक्विड में डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो हमारी फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन क्या, कि हमेशा हमारा सॉलिड डिजॉल्व हो जाए, और फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे कौन सी है, कि हमेशा कौन सी प्रोसेस होती रहे, डिजोल्यूशन, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमारी फेवरेबल कंडीशन कौन सी है। अब जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है, अब जैसे आपने सॉलिड को लिक्विड में मिलाया तो हो सकता है कि वहाँ पे दो फिनोमिना हो, क्या, कि जैसे हमने सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व किया तो वहाँ पे हीट रिलीज हो। तो अगर ऐसा केस है कि वहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो या तो डिजोल्यूशन एक्सोथर्मिक हो सकता है, यानी हमें हीट मिल रही हो, या ऐसा हो सकता है कि हमें सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से हीट देनी पड़े। इसका मतलब उस कंडीशन में जो रिएक्शन हमारी क्या होगी, वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट दोनों का अलग अलग है। ये मैंने डिटेल में ली चैटले प्रिंसिपल में अच्छे समझा दिया था, तो उसी के बेस में मैं बता रहा हूँ कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको कुछ नहीं करना, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है कि अगर आपका टेम्परेचर घटता है तो सॉलिबिलिटी हमेशा ही बढ़ेगी, ठीक है। ये मैंने डिटेल में अच्छे समझा दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए सॉलिबिलिटी को बढ़ाना, तो आप हमेशा ही क्या लेंगे, लो टेम्परेचर, ठीक है। और अगर यही सेम रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इसका मतलब अगर आप हाई टेम्परेचर लेंगे तो सॉलिबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है। इस वीडियो का लिंक मैं कार्ड में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो अगर याद रखना फाइनली कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर करने पे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, और अगर वही एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हाई टेम्परेचर करने पे सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये तो रहा आपका क्या, टेम्परेचर का इफेक्ट, क्लियर है। अब अगर चलते हैं अपने तीसरे फैक्टर पे, जो होता है प्रेशर, ठीक है, कि प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है सॉलिबिलिटी। तो अगला जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो क्या है, प्रेशर। और प्रेशर को याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इसका सीधा सा आंसर है कि प्रेशर का सॉलिबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अब ऐसा क्यों है, अब आप खुद ही सोचो, सॉलिड को आप लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हो, तो आपको लगता है कि अगर आप सॉलिड के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो वो ज़्यादा डिजॉल्व करेगा। तो हमने देखा कि जब भी हम सॉलिड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमने ये नहीं कहीं दिखा कि सॉलिड और ज़्यादा स्पीड से डिजॉल्व हो रहा है। तो इसमें ही पता चल गया कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन सॉलिबिलिटी। अब बात आती है इसका रीजन क्या है। रीजन सिंपल सा है, आपने बचपन की क्लास में पढ़ा था कि जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल, मतलब अगर आप इसमें जितना भी प्रेशर लगाओ
इनकी कॉम्प्रेसिबिलिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो रीज़न सिंपल सा है, बिकॉज सॉलिड्स आर हाईली इनकॉम्प्रेसिबल। ठीक है, तो ये रहा इसका रीज़न, हाईली इनकॉम्प्रेसिबल। क्लियर है? तो सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है और सॉलिड और सॉल्वेंट के नेचर का, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ऑन सॉलिबिलिटी। और ये हम किसकी सॉलिबिलिटी चेक कर रहे हैं? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, तीनों फैक्टर अच्छे समझ में आया होगा। पोलर सॉल्यूट क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।